यस, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब हमने बोल दिया कि जैसे ही हम सॉल्यूशन बनाएंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन वेयर सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल, इन दैट केस जो भी अगर सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर और से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर बोलो या सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर विल बी ऑलवेज, और टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर इज आल्सो ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। वो कम होती है, ये तो हमें पता ही है। कितना कम होती है उसके लिए अभी हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो देखो, we have learned that the vapor pressure of a solvent in solution is less than that of the pure solvent. yes, तो वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होगा सॉल्यूशन के अंदर वो मतलब कि P1 और 2 नाम देना हो तो 2, ओके, और 1 नाम देना हो तो 1। सपोज मैं सॉल्वेंट को बोल रहा हूं 1, तो जो P1 होगा will be always less than that of the P01, ये तो हमें पता ही है। Raoult established that the lowering of vapor pressure depends only on the concentration of the solute particles. Raoult ने क्या बोला, जो राउल्ट लॉ हम पढ़े, P is proportional to X, और फिर वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट राउल्ट ने क्या यूज किया, P01, प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर। हेनरी ने क्या यूज किया था, KH। डन, याद आ गया ना, बस एक ही डिफरेंस था, अदरवाइज वहां भी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो राउल्ट एस्टैब्लिश दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये तो हमें पता ही है प्रेशर डाउन हो रहा है, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अगर तुमने सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा लिया तो क्या होगा, चलो मान लो इक्वेशन यहीं से बन जाएगा, डिपेंड्स ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मान लो हमने 1 लीटर में मैंने 1 kg नमक डाल दिया और दूसरे में 1 लीटर में मैंने 2 kg नमक डाल दिया। अब बताओ, दोनों में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट तो डाउन ही होगा कंपेयर टू द प्योर कंडीशन, लेकिन किस में ज्यादा डाउन होगा, 2 kg वाले में वेपर प्रेशर ज्यादा डाउन होगा। वेरी गुड, करेक्ट, ओके। तो क्यों, उसके लिए भी हमने पहले भी थियरी में पढ़ लिया, क्या, P is directly proportional to mole fraction, ओके। जो 1 kg वाला सॉल्यूशन है उसमें जो X मोल फ्रैक्शन ऑफ से सॉल्वेंट को ले लो 1, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ले लो 2, तो जो X1 होगा, ओके, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, और ये 1 kg वाला और ये 2 kg वाला, ओके। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और यहाँ पर भी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट कंपेयर टू दिस, ओके, दोनों केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट तो ज्यादा ही होगा, लेकिन ये दोनों की कंपेयर करें, इन दोनों की, तो इसका जो X1 होगा और इसका जो X1 होगा, कौन सा X1, चलो मान लो ये है ये है X11 और ये है X12, तो X11 ज्यादा होगा या X12 ज्यादा होगा, X12 सॉल्वेंट का है, ये सॉल्वेंट का है। सर लेकिन क्या है X1? अरे क्या है X12, क्या सुनना नहीं, ये X2 तो सॉल्यूट है, ये X1 जो है वो सॉल्वेंट है, लेकिन 2 kg के लिए और ये 1 kg के लिए। समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ, X1 जो है वो सॉल्वेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ और X2 जो है वो मैं सॉल्यूट के लिए यूज कर रहा हूँ। अभी X11 मतलब क्या, कि जब 1 kg वाला सॉल्यूशन डाला तब जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट 1, तो मतलब सिंपली यहाँ पर 1 1 1 2 और ये है 2 1 और 2 2, लो अलग अलग, ओके। पहले सॉल्वेंट सेम अमाउंट में लिया, पहले सॉल्वेंट, अच्छा चलो और इजी कर देते हैं, कंफ्यूज मत हो। देखो हमने क्या बोला कि जो हमारा वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वेपर प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अभी तुमने ही आंसर दिया जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका, कि डिपेंड्स ऑन से, तुमने क्या बोला कि वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा कम होगा, तो 2 kg वाले में कम होगा, वही बोला। 2 kg वाले में कम क्यों होगा, तो उसका डायरेक्ट आंसर है कि जब 2 kg वाला जो सॉल्यूशन है उसमें
जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है वो कम है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। किसकी कंपेयर में कम और ज्यादा? वो 1 kg वाले सॉल्व की कंपेयर में कम और ज्यादा। अगर उन दोनों की बात करें, x1 और x2 की बात करें, उसके केस में कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे, वो तो हमेशा ही सॉल्वेंट ही ज्यादा होगा। अगर सॉल्वेंट को तुम 1 ले रहे हो तो 1 kg वाले में भी x1 ग्रेटर देन x2 और 2 kg वाले में भी x1 ग्रेटर देन x2 होगा। समझ में आया? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ही ज्यादा होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं 1 kg वाले सॉल्यूशन को 2 kg वाले सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करो और फिर बताओ कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो हम निकालेंगे वो जो 2 kg वाला है उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, 2 kg डाला हुआ है। मतलब कि अगर 2 kg, एकदम सिंपल, देखो फिर से और सिंपल करता हूं, यहां पर 1 लीटर वाटर है, इसमें मैंने 1 kg सॉल्ट डाल दिया। 1 kg सॉल्ट डाला तो वो 1 kg सॉल्ट, सपोज ये है 1 kg सॉल्ट, तो ये 1 kg सॉल्ट के आसपास ये वाटर के पार्टिकल्स आके चिपक गए। डन। तो यहाँ पर वाटर के 1 लीटर में टोटल 100 पार्टिकल्स थे, 100 में से 5 तो गए, तो 95 ही ऊपर जाएंगे। 95 की ही वेपर बनेगी। कितने की वेपर बनी यहाँ पर? 95 की वेपर बनी। क्यों? क्योंकि 100 थे, उसमें से 5 पार्टिकल कहाँ यूज हो गए? वो 1 kg सॉल्यूट डाला ना, उसको सॉल्यूबल करने में चले गए वो। अच्छा, अब दूसरा केस, तो दूसरे केस में भी 100 पार्टिकल्स तो है ही मेरे पास, किसके? सॉल्वेंट के। इसमें मैं 2 kg डाल रहा हूं, मतलब ये जो 1 kg था ना, वैसे 2 kg डाल रहा हूं। तो यहाँ पर कितने? और यहाँ पर भी 5 गए, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर भी 5 गए, 1 2 3 4 5। तो अभी इसमें से 10 चले गए, तो ऊपर कितने की बनी? तो जो वेपर प्रेशर बनी, वो जो तुमने बोला वही आंसर आया ना। क्या? x2 जहां 2 kg डाला तब वेपर प्रेशर ज्यादा डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि वो वेपर प्रेशर कितने पार्टिकल्स की वजह से है? लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। ये लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हो गए वहां पर? क्योंकि वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, 2 kg है और यहाँ पर 1 kg है। आया समझ में? ओम, समझ में आ रहा है ना? हाँ, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछना, नहीं तो फिर एक ऐसा हुआ तो आगे फिर ऐसा ही होता रहेगा। ओके, चलो। सो वही चीज बता रहे हैं, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड इट इज, देखो एक एक वर्ड पे हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कुछ भी डालो तुम, NaCl डाला, अभी उसकी जगह तुम BaCl2 डाल दो तो भी यही फंडा लगेगा। ओके, द इक्वेशन गिवन, मतलब जो भी अब वो हमने डिस्कस किया, वो establishes a relationship between the vapor pressure of the solution, mole fraction and vapor pressure of the solvent. Okay, तो पहले हमने जो डिस्कस किया था वो अभी फिर से हम डिस्कस करते हैं। देखो, P1 is proportional to X1, राउट्स लॉ, ये सब क्लीन कर दे रहा हूं। देखो अभी ध्यान से, P1 is proportional to X1, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंगली, तो P1 is equals to P01 X1 according to Raoult's law। लिख लो, the reduction in the vapor pressure of the solvent डेल्टा P1 is given as, डायरेक्टली ऐसे लिखा है क्या कि रिडक्शन होगा, P1 में रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है उसमें रिडक्शन होगा, तो उसके रिडक्शन को मैंने क्या नाम दे दिया? डेल्टा P1। ये डेल्टा P1 होगा कैसे? मतलब जो मैक्सिमम है उसमें से जो कम हो रहा है वो माइनस कर दो, तो मैक्सिमम तो P01 है और जो कम हुआ वो क्या है? P1। दोनों को माइनस कर दिया, तो देखो यहाँ पे ये स्टेप इतना समझ में आया। मुझे चेंज निकालना है अभी उसको, तो हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा P1 बोलो या सिंपली डेल्टा P बोलो, तो कैसे मिलेगा? जो ज्यादा है उसमें से कम माइनस कर दो। ज्यादा क्या है? प्योर कंडीशन में जो होगा वो ज्यादा होगा, तो प्योर कंडीशन में P01 और सॉल्यूशन बनने के बाद P1, यही है हमारा फॉर्मूला। तो वही बनेगा, डेल्टा P इज इक्वल्स टू दिस। नाउ P01 तो ऐसा ही है, लेकिन जो P1 है वो क्या बन गया? P01 X1। कैसे? यहां से, ये तो पता ही है, हमें फॉर्मूला यूज किया, हमने P1 की वैल्यू सिर्फ पुट की है। P1 की वैल्यू पुट की, तो ये जो P01 है, क्लीन कर रहा हूं, ये जो P01 है ये कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस X1। डन। ये पूछा जाता है ना डेरिवेशन, तो अच्छे से 1 माइनस X1, नोइंग दैट X2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस X1, ये तो पता ही है ना क्या? X1 प्लस X2 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1, तो X2 क्या होगा? 1 माइनस X1। ओके, इक्वेशन क्या बन जाएगा? अभी X1 की जगह तुम वापस वही चीज डाल दो, तो डेल्टा P1 क्या हो जाएगा? P01 तो है ही, 1 माइनस X1 की जगह, ये पूरा 1 माइनस X1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? X2।
डन। तो आ गया हमारा डेल्टा P1 इज इक्वल टू x2 P01 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट्स। यहाँ पे हम तो बाइनरी की ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जनरल सेंटेंस गिवन है क्या कि अगर बहुत ज्यादा सॉल्यूट हो, हम तो एक ही सॉल्यूट डाल रहे हैं और एक ही सॉल्वेंट होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सॉल्यूट डाल रहे हैं तो क्या होगा, तो भी वेपर प्रेशर तो डाउन ही होगा, लेकिन ऑन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट वो डिपेंड करता है। यहां पर या अगर दो ही चीज ली हुई है, x1 सॉल्वेंट है और x2 सॉल्यूट है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक ही बंदे एक ही सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के ऊपर। दो लिए हुए होंगे तो फिर वो दोनों के मोल फ्रैक्शन के ऊपर, तो जितने लिए हुए हो उतने सम कर दो, उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो तो दिख ही तो रहा है। डन, पक्का। चलो सो अब इक्वेशन फिर से लिखते हैं। तो देखो इक्वेशन कैसे लिखा हुआ है, डेल्टा P1 ये नीचे चला गया, P01 नीचे चला गया। डन, समझ में आया ना? देखो एक भी स्टेप समझ में ना आया तो पूछ लेना। अब ये डेल्टा P1 है, उसको हम कैसे लिखते थे, ये रहा P01 माइनस P1। ये क्या है, चेंज। वो चेंज को कैसे लिखते थे, जो ज्यादा है उसमें से कम माइनस कर दो। तो प्योर कंडीशन में ज्यादा है तो P01 ज्यादा है और P1 कम है, डिवाइडेड बाई P01 दैट इज इक्वल्स टू x2, दैट इज इक्वल्स टू x2। सिर्फ इसको अलग वे में लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। ये पता चल गया, पक्का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, so x2 the expressions on the left hand side of the equation as mentioned earlier is called relative lowering of vapor pressure and is equals to the mole fraction of the solute। यही एक्सप्रेशन, इसको ही बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। क्यों लोअरिंग बोला, अरे बड़े में से कम माइनस हो गया ना, जो P01 ज्यादा था तो P01 ज्यादा है और P1 कम है तो लोअर ही तो हुआ। अगर P01 से P1 ज्यादा होता तो वो इंक्रीज होता, लेकिन ये लोअर हो रहा है। हाँ बोलो। चलो P1 और सब कुछ P1 का लेकर तो निकल गया x2। हाँ, क्योंकि हमने 1 माइनस x1 की जगह x2 पुट किया ना, नहीं तो यही है 1 माइनस x1 ही है। वो x2 क्यों आया, 1 माइनस x1 की वैल्यू पुट किया, अदरवाइज तो x1 ही था। देखो ये तो सिंपलिसिटी के लिए हमने 1 माइनस x1 को x2 लिख दिया, अदरवाइज तुम x1 यही लिख दो वापस x2 की जगह 1 माइनस x1 तो भी चलेगा। डन, ओके। हाँ, सो यही है रिलेटिव लोअरिंग। अब ये रिलेटिव लोअरिंग हो रहा है वो तो समझ में आ गया, रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं। देखो ये डेल्टा P तो है, लेकिन डेल्टा P विथ रिस्पेक्ट टू P01 उसकी कंपेयर में लो हो रहा है। P01 सपोज 1 बार है, उसकी कंपेयर में वो हो जा रहा है 0.8 बार। ओके, तो डेल्टा P कितना आया, 1 बार माइनस 0.8 बार, मतलब 0.2 बार लोअर हुआ। लेकिन ये 0.2 बार किसकी रिस्पेक्ट में लोअर हुआ, 1 बार के रिस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई P01 नीचे है, दैट्स व्हाई लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड दैट इज इक्वल्स टू x2 आया। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। हाँ बोलो। सर अगर हमें सारे P01 और P1 की वैल्यूज दी हो तो उससे हम वो निकाल सकते हैं जीटा 1 जीटा x1। हाँ निकाल सकते हैं x1 माइनस कर देंगे। नहीं तुम x2 निकाल लो, तो x2 निकल गया तो 1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 है, वो हाँ वैल्यू पुट कर दो x2 की तो x1 मिल जाएगा। 1 माइनस कर दो। हाँ 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2। डन, ओके। हाँ यहाँ तक का समझ में आ गया। ओके, आगे क्या है देखो, अभी आगे इसी को थोड़ा प्योर मैथमेटिकल स्टेप्स है, सिंपल। ओके, अदरवाइज सेम जो पता है उससे ही आगे बढ़ते जा रहा है, थोड़ा कम डरो यार। हाँ अच्छा चलो, सो यहाँ पर क्या था, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू क्या था, x2। व्हाट इज x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, number of moles of that component divided by the total component, total moles of the total component। हाँ, so number of moles of that component मतलब N2 divided by the moles of the all the components, तो N1 plus N2। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर पुट कर दी। डन, ओके। नाउ हियर N1 and N2 are, N1 N2 क्या है, मोल्स है। अच्छा, N1 and N2 are the number of moles of solvent and solute respectively present in the solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होगा या सॉल्यूट ज्यादा होगा, इक्वल। डाइल्यूट सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो बहुत ज्यादा, ये तो स्टार्टिंग चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था। तो सॉल्वेंट जब बहुत ज्यादा हो, देखो
होगा तो दोनों केस में सॉल्वेंट ही ज्यादा, लेकिन सपोज हम लेमन जूस बना रहे हैं तो उसमें 1 स्पून डाल रहे हैं शुगर और दूसरे में 10 स्पून डाल रहे हैं शुगर, तो 1 स्पून जो शुगर वाला है वो डाइल्यूट माना जाएगा स्वीटनेस के रिस्पेक्ट में, और ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड माना जाएगा स्वीटनेस के रिस्पेक्ट में। 10 शुगर का स्वीटनेस आ जाएगा, 10 स्पून शुगर का स्वीटनेस आ जाएगा। डन। ओके, सो डाइल्यूट के केस में क्या होगा, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दी सॉल्यूट। तो उस केस में अगर सॉल्वेंट लिया हुआ है हमने 1 और सॉल्यूट लिया हुआ है हमने 2, तो 2 अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कम है विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो फिर वहां से तुम निग्लेक्ट मारो, तो निग्लेक्ट मार दो, हेंस निग्लेक्टिंग दी N2। तो यहां से N2 को निग्लेक्ट कर दिया तो बाकी सिर्फ इतना ही बचा, N2 by N1, इतना ही बाकी बचा। क्यों? क्योंकि अगर बहुत कम हो तो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ना करना हो तो भी चलेगा। अगर तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और लिखना हो तो लिखो, आंसर में ज्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं। ओके, हाँ, बट मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ आया। अब ये फॉर्मूला यूज करो या इसको और फर्दर डिवाइड करो। और फर्दर डिवाइड कैसे करेंगे, N2 by N1, व्हाट इज N? अभी सर यहाँ पर भी N2 को निग्लेक्ट कर दो ना, नहीं कर सकते। या अगर यहाँ N2 को निग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ पर भी कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? N2 को किसी के रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हमने N1 के रिस्पेक्ट में N2 को निग्लेक्ट किया है, मतलब बीच में N1 और N2 के बीच में प्लस और माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं चलेगा, या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में हम वो पर्टिकुलर वैल्यू को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो N1 के रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट कर रहे हैं। ये N2 को अगर तुम निग्लेक्ट करोगे, ऊपर तो कुछ है ही नहीं भाई, अगर यहाँ पर भी प्लस N1 या N2 माइनस N1 ऐसा कुछ होता तो तुम N2 को निग्लेक्ट करते तो चलता, लेकिन अकेला N2 है तो उसको निग्लेक्ट करने का थॉट शायद आए तो उसको निकाल देना। डन? क्यों नहीं कर रहे, समझ में आ गया? ओके, हाँ चलो, सो वो हमने देखा और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स कैसे मिलता है? मोल्स तो मिलता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल m बाय कैपिटल M, और अगर बोले तो W बाय कैपिटल M, जो भी बोलो हो। ओके, लेकिन होता क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर ये N2 है, उसका गिवन मास है से M2 डिवाइड, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M2, और N1 की जगह में भी वही लिख रहा हूँ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास M1। देखो यही आ गया, मैंने M लिया हुआ है, उन्होंने W लिया हुआ है। डन? तो वही फॉर्मूला आ गया, बस यही फॉर्मूला। इसमें से 1 2 3 4 5, मतलब 4 और 1 5, 5 में से 4 गिवन होगा, 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कर लो, यही न्यूमेरिकल। डन? ओके, सिंपल। हियर W1 and W2 आर द मासेस, यस, मोलर मासेस पता है। Knowing all the quantities, the molar mass of solute can be calculated, जो हमारी हेडिंग था, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड फाइंडिंग ऑफ मोलर मासेस। तो देखो प्रॉपर्टी हम बोल रहे थे कि भाई पीएफ कम होगा, जैसे ही सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन बनाएंगे तो पीएफ कम होगा, मतलब प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट डाउन जाएगा। कितना डाउन जाएगा? इतना डाउन जाएगा, P01 माइनस P1, वैल्यू मिल गई, कितना डाउन जाएगा। अच्छा, अगर वो भी पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेंगे? जिसके भी निकालने हो, सॉल्वेंट के निकालने हो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स, या फिर मोलर मासेस निकालना हो, मोलर मास सॉल्वेंट का निकालना हो या मोलर मास सॉल्यूट का निकालना हो, जिसका निकालना हो यहाँ से मिल जाएगा। हमें तो सॉल्यूट का ही निकालना है ना, क्यों? सॉल्यूशन तो हमारे हाथ में है कि कितना लेना है, सॉल्वेंट हमारे हाथ में है कि भाई 1 लीटर मैंने पानी ले लिया, उसमें कितना डाला हुआ है वो नहीं पता ना, हमें पता नहीं है कि वो जो सॉल्यूट डाला वो कितना डाला। तो हमें सॉल्यूट के बारे में कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमने सारी पढ़ी स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बाद, तो उसमें भी ऊपर जो भी आता था वहां क्या था? सॉल्यूट का ही था सब कुछ। मास बाय मास में मास ऑफ सॉल्यूट, मास बाय वॉल्यूम में भी ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सब जगह सॉल्यूट ही आता रहता था, और नीचे सब जगह सॉल्यूशन ही आता रहता था। सिर्फ और सिर्फ मोलालिटी के केस में सॉल्वेंट आया था, वो भी नीचे, ऊपर तो वही है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डन? ओके, तो वही चीज है, समझ में आ गया? ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं, एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं डेरिवेशन का। तो
डेरिवेशन स्टार्ट कहां से करना है? वहीं से करना है। कहां से? राउल्ट्स लॉ से, P इज प्रोपोर्शनल टू X, वहीं से स्टार्ट करो। और हमें जो जो पता है वो सब लिख लो। हमें पता है राउल्ट्स लॉ, P इज प्रोपोर्शनल टू X, उसके अकॉर्डिंगली P सपोज 1, तो P1 इज इक्वल्स टू P01 X। फिर हमें ये भी पता है X1 प्लस X2 इज इक्वल्स टू होता है 1। ओके, हमें ये भी पता है कि P टोटल होता है P1 प्लस P2। ओके, दैट्स इट। और हमें वो भी पता है कौन सा? P1 वेपर में बनने के बाद कितना मोल फ्रैक्शन होगा। वेपर का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर वो लिक्विड में है वो नहीं, वो तो X है, लेकिन जो वेपर में है उसको हम Y से डिनोट करते थे, याद हो तो Y ऑफ से 1 इज इक्वल्स टू क्या है? Y ऑफ 1 नहीं, सॉरी, P of 1 is equals to Y1 PT and P of 2 is equals to Y2 PT। डन। जितना पता है सारा लिख लो। अब स्टार्ट कर दो। क्या स्टार्ट करना है? हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या डिराइव करना है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, लोअर हो रहा है तो किसमें से कितना हो रहा है? हमारे पास था सर सबसे ज्यादा P01 का, और फिर वो कम हो गया। कितना कम हो गया? P1। डन। यही है हमारा क्या? डेल्टा P। तो डेल्टा P यही लोअरिंग है ना, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P01 माइनस P। अब इसमें ही हमें चेंज कर देना है, तो देखो डेल्टा P इज इक्वल टू P01 माइनस P1। अब P1 की वैल्यू डाल दो। कहां से डाले? यहीं से डालो। तो P01 माइनस P1 की वैल्यू डाल दी हमने, P01x दैट इज इक्वल टू डेल्टा P। देयरफॉर P01 कॉमन, तो यहाँ आ गया 1 माइनस ये 1 है, 1 माइनस x1। ओके, दैट इज इक्वल टू डेल्टा P। ये 1 माइनस x1 भी यहाँ से उठा लो। ओके, सो वो हो जाएगा P01 इंटू x2 इज इक्वल टू डेल्टा P। अभी मोल फ्रैक्शन ढूंढना हो तो x2 को इधर रखो और इसको उधर ले जाओ, सो डेल्टा P इज इक्वल टू P01। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव, इसके रिलेटिव में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर that is equals to the mole fraction of the solute। That's it। वही तो बोल रहे थे। ओके, तो मोल फ्रैक्शन निकल गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग में। अभी इसका फर्दर फॉर्मूला डिराइव करना हो तो x2 निकालो। x2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन P01। अभी यहां से भी और सॉल्व करो। हाँ, तो करते हैं। n1 सॉल्वेंट का है, n2 सॉल्यूट का है, तो यहां से n2 निकाल दो, तो ये आ जाएगा n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन P01। सर और तो कोई बात नहीं, मोल्स इज इक्वल्स टू मोलर मास बाई सॉरी गिवन मास बाई मोलर मास। सो गिवन मास सपोज बुक में W लिया है, चलो W लिया है ना, W लिया है तो W लेते हैं। चलो गिवन मास W2 डिवाइड बाय मोलर मास M2 डिवाइडेड बाय, तो मैं नीचे लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय, फिर से गिवन मास W1 मोलर मास M लिखा है ना, यस M1 दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन P01। बस यहां तक का डिराइव हमने कर दिया। स्टार्ट कहां से किया? स्टार्ट तो वहीं से करना है, P इज प्रोपोर्शनल टू X से। फिर करना क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअर मतलब डेल्टा P। डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 हाईएस्ट मैक्सिमम माइनस जो कम हुआ वो, सो P01 माइनस P1, फिर P1 की वैल्यू डालो और फिर जो हमने किया खत्म। डन। तो ये डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यू तो पूछ ही सकते हैं। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? कोई डाउट नहीं? ओके ओके, चलो। तो ये था हमारा पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, हमें 4 समझनी है। वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, देन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसमें हमने एक प्रॉपर्टी समझ ली। ओके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, नाउ से अब थोड़े हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज सारे न्यूमेरिकल मिक्स होंगे। ओके, वो मिक्स ना हो इसके लिए हम कंसेप्ट वाइज देख लेते हैं, लेकिन तुम्हें टेस्ट में और एग्जाम में तो बोलेंगे नहीं कि ये कंसेप्ट का न्यूमेरिकल है। दैट्स वाई तुम्हें पहले से आइडेंटिफाई करना है कौन से कंसेप्ट का न्यूमेरिकल है। वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने से आइडेंटिफाई हो जाएगा। 2 बार पढ़ने से भी आइडेंटिफाई ना हो तो 4 बार पढ़ो, लेकिन आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके चलो, तो ये हमने अभी पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में पहला। फिर नेक्स्ट हमें दूसरा समझना है, वो बाद में समझते हैं। ओके।
तो न्यूमेरिकल देखते हैं